स्वागत है सभी लोगों का केसी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। एसएससी जीडी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज का जो क्विज सेशन है वो देखते हैं। पहला प्रश्न आज की क्विज का, मूक घाटी कहां पर स्थित है? ऑप्शन है आपके केरल, बिहार, महाराष्ट्र और त्रिपुरा। तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा केरल राज्य। क्या हो जाएगा? केरल राज्य। जो आपकी मूक घाटी पड़ती है वो कहां पर पड़ती है? तो ये जो मूक घाटी है, मूक घाटी, ये आपकी पश्चिमी घाट में जो आपका केरल राज्य है, केरल राज्य में जो आपकी अन्नामलाई की पहाड़ी है, वही अन्नामलाई की पहाड़ियों में ये घाटी स्थित है। कौन सी पहाड़ियों में है? अन्नामलाई की पहाड़ी में। ठीक है, अन्नामलाई। ठीक है? तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। और ये जो है भारत का या जो है सबसे बड़ा जो है जैव विविधता क्षेत्र भी है। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता जो पाई जाती है आपकी, वो कहां पर पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र जो है वो साइलेंट वैली है, जो केरल राज्य का है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन सा है? तो ये ऑप्शन है आपके रामेश्वरम द्वीप, मिनिकॉय द्वीप, कार निकोबार द्वीप और ग्रेट निकोबार द्वीप। तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो आपका ग्रेट निकोबार द्वीप हो जाएगा। ग्रेट निकोबार द्वीप, देखिए दोस्तों, जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है आपका। तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसका जो विस्तार है वो आपका कहां पर पाया जाता है? इसका विस्तार बंगाल की खाड़ी में है। कहां पर है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, और बंगाल की खाड़ी में विस्तारित इन द्वीप समूहों में जो सबसे दक्षिणतम द्वीप है वो आपका कौन सा है? ग्रेट निकोबार। और इसका जो सबसे दक्षिणतम स्थान है वो है आपका क्या? इंदिरा पॉइंट। क्या है? इस द्वीप का जो सबसे दक्षिणतम स्थान है वो आपका इंदिरा पॉइंट है। क्या है? इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? ऑप्शन है दामोदर, हुगली, गोदावरी और स्वर्णरेखा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा दामोदर नदी। कौन सी नदी हो जाएगा? दामोदर। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। दामोदर नदी किस पठार से होकर के बहती है? तो ये नदी छोटा नागपुर पठार से बहती है। किस पठार से? तो छोटा नागपुर का पठार। कौन सा पठार दोस्तों? छोटा नागपुर के पठार से बहती है। और इस नदी घाटी को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, पहले जैन तीर्थकार कौन थे? प्रथम जैन तीर्थकार के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन है महावीर, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ और पद्मप्रभ। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका ऋषभदेव। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर होगा। कौन सा? बी ऑप्शन। ठीक है, जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थकार हुए थे? 24 तीर्थकार थे। कितने तीर्थकार हुए थे? तो जैन धर्म में कुल जो है तीर्थकारों की संख्या कितनी थी? 24। और उसके जो प्रथम तीर्थकार थे, प्रथम तीर्थकार का नाम क्या था? तो प्रथम तीर्थकार जो थे वो थे आपके ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव थे। ठीक है, और जो 24वें तीर्थकार थे वो आपके महावीर स्वामी थे। 24वें तीर्थकार कौन थे? महावीर स्वामी थे। ठीक है, तो जैन धर्म के संस्थापक कौन हो गए? तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव, और वास्तविक संस्थापक आपके कौन से हो गए? तो आपके महावीर स्वामी हो गए। ठीक है, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है? ऑप्शन है हिमालयी नमशीतोष्ण वन, उप उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय नम्न पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय गीला सदाबहार वन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर वन पाए जाते हैं वो कैसे? पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और पर्णपाती वनों में की भी दो श्रेणियां होती, जिसमें आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती दो प्रकार की होती। ऐसे वनों की विशेषता क्या होती है कि जो वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? पतझड़ी वन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पतझड़ी वन भी कह सकते हैं। ठीक है ना, तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न,
समुद्री जल का औसत खारापन है, पूछ रहा है कि औसत खारापन मतलब औसत लवणता कितनी होती है। ऑप्शन है 2.5%, 3%, 3.5%, 4%। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, अर्थात 3.5% औसत खारापन होता है। इसका परसेंटेज में अगर इसको इंडिकेट करते तो ऐसे इंडिकेट करते, क्योंकि 1000 जो है मिलीलीटर के में जो है साल्ट की मात्रा को इंडिकेट करते हैं। तो अगर इसको एकदम सही सेंटेंस में दर्शाया जाए तो कुछ इस प्रकार से हो सकता है इसे। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो इसकी सिफारिश की थी किसने? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की सिफारिश पर जो है यूजीसी अर्थात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, जो विश्वविद्यालय को क्या क्या करता है? अनुदान प्रदान करता है। कौन सा पठार भारत का खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है भांडेर पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन पठार, तिब्बती पठार। तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। भारत में सबसे ज्यादा खनिज का उत्खनन कौन से पठार से होता है? छोटा नागपुर पठार से होता है, जिसका मुख्य रूप से विस्तार देखा जाए तो पश्चिम बंगाल राज्य में। कहां पर? पश्चिम बंगाल राज्य में। इसके अलावा ये पठार झारखंड राज्य में फैला है। कहां पर? झारखंड राज्य में फैला। इसके अलावा ये पठार जो है आपका ओडिशा राज्य में फैला। कहां पर? ओडिशा राज्य में फैला है, जहां से देश के ज्यादातर खनिज का उत्खनन होता है। इसलिए इस पठार को भारत के खनिज दिल के देश के रूप में तथा भारत की खनिज पेटी के रूप में तथा भारत की औद्योगिक पेटी के रूप में भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, पश्चिमी विक्षोभ जिसके कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है, उसका उत्पत्ति स्थल क्या है? तो इसका जो उत्पत्ति स्थल होगा वो हो जाएगा भूमध्य सागर। और ये वर्षा कब होती है? तो शीत ऋतु में होती। कब होती है? शीत ऋतु में ये वर्षा होती है, अर्थात ठंडियों में ये वर्षा होती है। ठीक है, और ये जो वर्षा होती है देश के जो उत्तर पश्चिम वाला एरिया है, कौन सा? उत्तर पश्चिम भारत में होती है। खासतौर से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश का जो एरिया है वहां पर जो ठंडियों में वर्षा होती है, उस वर्षा का कारण क्या होता है? पश्चिमी विक्षोभ। और कहां से आर्द्रतम हवाएं आती हैं? ये भूमध्य सागर से आती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र है? ऑप्शन है कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा और असम। तो इन राज्यों में जो सही उत्तर होगा, तो भारत में सबसे बड़ा वस्त्र निर्माण केंद्र जो है आपका वो महाराष्ट्र राज्य है। इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार ऑप्शन है मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो आपका मौलिक अधिकार है, क्योंकि आप सबको पता कि मौलिक अधिकार जो है वो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 के बीच में उल्लेखित है कॉन्स्टिट्यूशन में। और इसके अंतर्गत ही जो आर्टिकल नंबर आपका क्या है? 32 है। कौन सा? आर्टिकल नंबर 32 जो है वो संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करता है। तो इस प्रकार से संवैधानिक उपचारों का अधिकार कैसा हो गया? मौलिक अधिकार हो गया। इसलिए ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट होगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई थी? तो जो किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत हुई थी वो शुरू हुई थी वर्ष 1998 और 99 ईस्वी में ये योजना शुरू हुई थी। किस लिए? किसानों को जमींदारों और साहूकारों के चंगुल से बाहर निकालने के लिए। इससे किसानों को जमींदारों और साहूकारों के चंगुल से बचाने के लिए एक प्रकार से जो है सिस्टम है। और इसमें जो है भूमि की गारंटी या भूमि की गारंटी के अनुसार किसानों को जो है उनकी फसल की पूर्व बुआई के लिए, फसल पूर्व बुआई अर्थात आप फसल को बोना चाहते हैं तो फसल को बोने के लिए आप क्या कर सकते हैं? ऋण इसके अंतर्गत प्राप्त कर सकते हैं बैंकों से। ठीक है, तो इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से वर्ष 1995 में मध्याह्न भोजन योजना चलाई गई अर्थात मिड डे मील योजना की शुरुआत क्यों हुई थी? तो ये इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना। इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? अर्थात रास बिहारी बोस ने किस संगठन की स्थापना की थी? तो वो आपकी होगी भारतीय राष्ट्रीय फौज।
भारतीय राष्ट्रीय फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने 1942 में, किस सन में? 1942 में की थी। कहां पर? तो ये जो है इन्होंने की थी मलाया प्रायद्वीप में। कहां पर की थी? मलाया प्रायद्वीप में इसकी स्थापना की थी, मलाया प्रायद्वीप में जो है। और इसी का जो है दायित्व किस सन में? 1943 में। किस सन में? 1943 में किसने ग्रहण किया? सुभाष चंद्र बोस ने ग्रहण किया था। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने इसका जो है दायित्व लिया। कहां पर? सिंगापुर में। कहां पर लिया? सिंगापुर में। सिंगापुर में इसका दायित्व लिया और इसका नाम परिवर्तित हो गया, आजाद हिंद सरकार में कन्वर्ट किया उन्होंने। तो इसलिए इसका सही उत्तर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15। सिविल सेवा किसके शासन काल में प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड डलहौजी। तो भारत में सिविल सेवा के जो जन्मदाता हैं वो लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं। ठीक है, इसलिए सी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट होगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1797 ईस्वी में, किस सन में? 1797 ईस्वी में भारत में क्या शुरू की गई? सिविल सेवा की शुरुआत की गई थी। इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस ऑप्शन है 25 जनवरी, 25 फरवरी, 25 मार्च, 25 अप्रैल। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि 25 जनवरी जो है 1950 को, कब? 25 जनवरी 1950 को किसकी स्थापना हुई थी? निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना की गई थी? निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। और इसी आयोग की स्थापना की याद में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? 25 जनवरी को। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17। ब्रिक्स समूह देश का एक हिस्सा कौन सा राष्ट्र है? आपको बताना कि ब्रिक्स में कौन से राष्ट्र आते हैं। तो देखें भाई ब्रिक्स के राष्ट्रों के बारे में। तो बी जो आपका इंडिकेशन है वो किसका है? ब्राजील का है। ठीक है, यहां पर ब्रिक्स में। आर से आपका रूस हो गया, आई से इंडिया अर्थात भारत हो गया, सी से चाइना हो गया अर्थात चीन हो गया, और एस यहां पर साउथ अफ्रीका अर्थात दक्षिण अफ्रीका हो गया। क्या हो गया? दक्षिण अफ्रीका हो गया। तो अब देखिए जल्दी से इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? बोत्सवाना, बेलारूस, बोल्विया, ब्राजील। तो सही उत्तर क्या होगा? ब्राजील, क्योंकि ब्राजील इस संगठन का हिस्सा है, इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? ऑप्शन है कमलजीत संधू, बुला चौधरी, कल्पना चावला और बिछेंद्री पाल। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? बछेंद्री पाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बछेंद्री पाल जो है एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली और विश्व की किस क्रम की महिला थी? 5वीं महिला थी। विश्व की किस क्रम की महिला थी? 5वीं महिला थी। और ये जो है माउंट एवरेस्ट पर तब 23 मई 1984 ईस्वी को, कब? 23 मई 1984 ईस्वी को ये एवरेस्ट पर चढ़ने पर सफल हुई। इस प्रकार से इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? बछेंद्री पाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बछेंद्री पाल हो जाएगा इसका जो करेक्ट उत्तर। डेट सहित अगर देखा जाए तो 1984 और क्रम में अगर देखा जाए तो 5वीं महिला थी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19। भारत के कई क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के लाल रंग होने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन है मैग्नीशियम की बहुतायत मात्रा, संचित ह्यूमस, फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति, फास्फेट की बहुतायता। तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर इसका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? सी उत्तर, फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति। फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण मिट्टी का रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। और ये किस क्षेत्र की प्रमुख मृदा है? तो प्रायद्वीप भारत की प्रमुख मृदा है आपकी लाल मृदा। कहां पर पाई जाती है? प्रायद्वीप भारत में सबसे ज्यादा मात्रा में फैली हुई है। स्टेट में अगर देखा जाए तो किस स्टेट में सबसे ज्यादा इसका विस्तार है? तो तमिलनाडु राज्य में इसका विस्तार सबसे ज्यादा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो शून्यकाल के बारे में ऑप्शन है जब विपक्ष का प्रस्ताव मान लिया जाए, जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए, सुबह और दोपहर के सत्र के मध्य का अंतराल, जब धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाए। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय
चर्चा के लिए उठाया जाए। देखिए, संसद की कार्रवाई का जो दूसरा घंटा होता है, कौन सा, जो दूसरा घंटा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग शून्यकाल बोलते हैं। इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 12 से 1 बजे के बीच में होता है। किसके, 12 से 1 बजे के बीच में, जहां पर किसी अति महत्वपूर्ण विषयों को क्या किया जाता है, उठाया जा सकता है। इसलिए इसका उत्तर बी ऑप्शन होगा। यूएनओ ने 11 जुलाई को किस रूप में मनाने की घोषणा की है, तो यूएनओ द्वारा 11 जुलाई को ऑप्शन क्या है, विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व संचार दिवस, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस, और आपका जो अगला है वो है आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो यूएनओ ने 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और इसकी शुरुआत आपकी किस सन से हुई, तो इसकी शुरुआत 1987 से की गई। कब से शुरू की गई, 1987 से इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, क्योंकि 1987 को जो है 11 जुलाई को ही पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन हो गई थी वो कितनी हो गई थी, तो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो हो गई थी वो 5 अरब हो गई थी। कितनी हो गई थी, 5 अरब जो है पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन इस डेट को हो गई थी। इसीलिए इस डेट को जो है विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में यूएनओ ने घोषित किया था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22, भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है, ऑप्शन है चिनाब, ताप्ती, सतलज और रावी। तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो आपका सतलज रिवर हो जाएगा, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। ये डैम जो है किस स्टेट में है, पंजाब राज्य में है। किस राज्य में है, पंजाब राज्य में ये डैम बनाया गया है। ठीक है, किस नदी पर, सतलज नदी पर, जो देश का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय डैम भी है। कैसा है, देश का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भी है। और ये बांध जो है आपका पंजाब राज्य में निर्मित है। और ये मुख्यतः आपके 3 स्टेट्स, कितने, 3 स्टेट्स अगर देखे जाएं तो आपके पंजाब, और दूसरा हरियाणा, और तीसरा आपका राजस्थान, जिनको आपूर्ति मिलती है इस बांध से, जो है हाइड्रो पावर की। और इसी के पास जो है एक अगला बांध जो है वो नांगल बांध है। नांगल बांध जो है वो भी सतलज नदी पर है। और इससे लाभ प्राप्त करने वाले राज्यों में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और आपका दिल्ली भी आ जाता है। ध्यान देना इस चीज को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहां पर होती है, जो सर्वाधिक वार्षिक वर्षा होती है, ऑप्शन क्या है, कनाडियन शील्ड, अमेजन बेसिन, गंगा बेसिन, साइबेरियाई मैदान। तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेजन वर्षा वन, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये कहां पर विस्तारित है, तो ये वन आपके दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में विस्तारित है। किस महाद्वीप में विस्तारित है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ये वन विस्तारित है, जिन्हें हम लोग पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें, पृथ्वी का फेफड़ा भी इन्हें कहा जाता है। याद रखना इसके बारे में। ठीक है, तो ये आपका उत्तर क्या होगा, इसका अमेजन बेसिन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, अवमूल्यन का अर्थ क्या है। अवमूल्यन अर्थात मुद्रा की क्रय शक्ति को कम करना। ऑप्शन है घरेलू मुद्रा के स्थान पर एक नई मुद्रा को लागू करना। दूसरा ऑप्शन है चल पूंजी। तीसरा, अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना। और चौथा, घरेलू मुद्रा का मान बढ़ाना। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो क्या होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें क्या किया जाता है, घरेलू मुद्रा की क्रय शक्ति को क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। क्रय शक्ति को क्या किया जाता है, कम कर दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जो स्वदेशी वस्तुएं, देश की वस्तुएं विदेश में क्या हो जाती हैं, सस्ती हो जाती हैं। और विदेशी वस्तुएं देश में क्या होती हैं, महंगी हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, महंगी हो जाती हैं। तो एक प्रकार से क्या करता है, ये निर्यात को क्या करता, बढ़ावा देता और आयात को हतोत्साहित करता है। इसलिए अवमूल्यन जो होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा, ऑप्शन है सिक्किम, उत्तराखंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। तो 2011 की पॉपुलेशन काउंटिंग हुई थी 2011 में, किस सन में, जो अंतिम बार देश में पॉपुलेशन काउंटिंग हुई थी वो किस सन में हुई थी आपकी, तो वो आपकी हुई थी 2011 में। तो 2011 में पॉपुलेशन काउंटिंग जब हुई तो उस दौरान पॉपुलेशन के अनुसार अगर सबसे बड़ा स्टेट देखा जाए तो पॉपुलेशन के अनुसार जो सबसे बड़ा स्टेट था वो कौन सा था, उत्तर प्रदेश स्टेट था। जबकि पॉपुलेशन के अनुसार सबसे छोटे स्टेट अगर देखा जाए तो अंतिम पायदान पर जो स्टेट था वो आपका कौन सा स्टेट था, सिक्किम स्टेट था। कौन सा स्टेट था, सिक्किम स्टेट जो है पॉपुलेशन में सबसे अंतिम स्थान पर, और सबसे पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही उत्तर क्या होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्थात सिक्किम राज्य इसका एकदम करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26,
भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है? सेवा क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र और कृषि क्षेत्र। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा डी ऑप्शन हो जाएगा। कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोगों को जो रोजगार प्रदान करने का कार्य करता है, सबसे ज्यादा लोग जो कार्य कर रहे हैं वो किस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं? कृषि क्षेत्र में ही कार्य कर रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27। हंटर आयोग ने किसके विकास के लिए अधिक बल दिया था? तो हंटर आयोग का गठन मुख्यतः जो है वो किसके लिए हुआ था? ऑप्शन है प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा और तकनीकी शिक्षा। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, हंटर आयोग का गठन प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वातावरण का महत्तम भाग है, अर्थात सबसे ज्यादा भाग वातावरण में किसका है? तो अगर देखा जाए तो ऑप्शन है ऑक्सीजन, आर्गन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन अगर देखा जाए तो वायुमंडल में लगभग कितना 21% है। आर्गन अगर देखा जाए तो 0.93% है। ठीक है, नाइट्रोजन देखा जाए तो लगभग कितने परसेंट? 78% है। और कार्बन डाइऑक्साइड अगर देखा जाए तो 0.03% है। तो सबसे ज्यादा किसकी मात्रा देखी जाएगी वायुमंडल में? नाइट्रोजन की, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य जूट निर्मित वस्तुओं का अधिकतम निर्यात करता है? ऑप्शन है असम, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल राज्य, अर्थात सी ऑप्शन, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन या जूट का उत्पादन जो स्टेट करता है वो स्टेट आपका पश्चिम बंगाल करता है। और यहीं पर सबसे ज्यादा उद्योगों का क्या हुआ? डेवलपमेंट भी हुआ है। हुगली नदी के तटीय क्षेत्र में इसी जो है इस उद्योग का सबसे ज्यादा विकास देखा जाता है। और उत्पाद सबसे ज्यादा अगर निर्यात की बात किया जाए तो भी कहां पर? पश्चिम बंगाल राज्य में देखा जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक किन्हें माना जाता है? ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, श्री रामचंद्र रेड्डी, महात्मा गांधी, विनोबा भावे। तो जो इसका उत्तर करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, अर्थात कौन? विनोबा भावे। क्या हो जाएगा? विनोबा भावे। विनोबा भावे ने ये आंदोलन जो है कहां से शुरू किया था? तो इस आंदोलन की शुरुआत उन्होंने आंध्र प्रदेश राज्य से की थी। और आंध्र प्रदेश का जो पोचमपल्ली जिला था, कहां? पोचमपल्ली जिला था, उसी जिले से इन्होंने क्या किया था? भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। तो इसलिए इस प्रश्न का जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का सेशन। सभी लोगों को धन्यवाद।